नमस्ते। आज मेरे साथ अशोक वानखड़े साहब हैं। अशोक वानखड़े साहब को आप सब लोग देखते रहे होंगे, जितनी बेबाकी से और जितने बिना शब्दों पे कोई भी रोक लगाए अपनी राय हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में रखते हैं, वो बहुत कम जर्नलिस्ट होते हैं। जिसको कहते हैं ना, नॉट बीटिंग बिहाइंड द बुश, साफ-साफ अपनी बात कहना। अ, अशोक जी, स्वागत है आपका मेरे thepublic.india पे। आप पहली बार आ रहे हैं, आप लोगों को मेरे यहाँ से बहुत, मैं भी चाहता था, मेरे दर्शक भी चाहते थे कि आप एक बार इस चैनल पे आएँ। अशोक जी, सबसे पहली बात ये कर रहे हैं क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव हैं और मोटे तौर पे ये एक तरह से कुछ लोग सेमीफाइनल ऑफ 2024 बोल रहे थे। मेरे हिसाब से सेमीफाइनल से ज्यादा है, एलिमिनेशन राउंड टाइप है। बिल्कुल। क्योंकि 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश में तो कम से कम ये हो ही गया है कि अगर भाजपा जीत जाती है तो भाजपा के लिए 2024 की राह बहुत आसान हो जाएगी। अगर भाजपा हारती है तो 2024 की राह मुश्किल ही नहीं, करीब करीब नामुमकिन जैसा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और बाकी जगह का, मैं मुझे उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में मैं खास कर ये बताऊं, मैं यहीं रहता हूं, यहाँ की पॉलिटिक्स समझता हूं कि मोर और लेस जब शुरू हुआ इलेक्शन, जिस समय इलेक्शन कमीशन ने कहा, तो ऐसा लगा कि ये बाइपोलर की तरफ बढ़ रहा है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है ये और बाइपोलर होता जा रहा है। हालांकि अभी तक बीएसपी का जैसा लग रहा था कि बीएसपी के बहुत बुरे हाल होंगे, वैसा नहीं है। कांग्रेस जो बहुत अच्छा कर रही थी एक महीना पहले तक, वो कहीं एकदम से गेम से थोड़ा बाहर होती हुई नजर आ रही है। बीच में ममता बनर्जी का एक 1.5-2 महीना पहले स्टेटमेंट आया था, जब उन्होंने कहा था कि यूपीए का कोई अब रोल नहीं रह गया है, वी मस्ट थिंक इट ओवर और यूपीए इररिलेवेंट है। इस रेफरेंस में मैं जरा आपसे समझना चाहूंगा कि पांचों राज्यों में और खास करके उत्तर प्रदेश में कांग्रेस किस रोल में है इस समय। धन्यवाद आनंद जी। ऐसा नहीं कि मैं आना नहीं चाहता था, मेरी भी बहुत इच्छा थी। आपके साथ बहुत कम लोग हैं जिन्हें मैं मानता हूं कि जो अभी भी पत्रकारिता, जीवंत पत्रकारिता और सच्चाई के साथ देने वाला है, वो आपका एक चैनल है। लेकिन संयोग से ऐसा कुछ समय क्या ये प्रतिबंधन था कि नहीं बन पाया। लेकिन आज मैं गौरवशाली मानता हूँ अपने आप को कि मुझे आज आपने एक प्लेटफॉर्म दिया। आनंद जी, जब हम कांग्रेस की बात करते हैं और खासकर 5 राज्यों की बात करते हैं, इसके पहले आपने 5 राज्यों का ये एलिमिनेशन राउंड, और मुझे ये शब्द बहुत बढ़िया लगा और मैं आपकी अनुमति से ये शब्द अब कैरी करना चाहूंगा जहां भी जाऊंगा। ये वाकई सेमीफाइनल नहीं, एलिमिनेशन राउंड। 2024 के नतीजों में क्या होगा ये यहां तय होगा। 2024 की रणनीति क्या होगी, 2024 के लिए देश की दशा और दिशा क्या होगी, ये चुनाव के नतीजे 10 मार्च को तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अपनी जो उनकी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उस इश्यूज को या तो इस चुनाव की हार जीत बड़े लेवल पे मैग्नीफाई करेगी, या यदि उत्तर प्रदेश जीत जाते हैं, यदि ये सरकार बनी रहती है, तो चाहे भले ही कम सीटों के साथ वो एक सटलनेस 2024 के तरफ बीजेपी इसी नेतृत्व के साथ जाते हुए नजर आएगी। विरोध के स्वर कहीं उठते हुए दिखेंगे नहीं। लेकिन हम कांग्रेस की बात करते हैं, जैसे कि कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे। इन 5 राज्यों में कांग्रेस के पास खोने के लिए पंजाब है, पाने के लिए उत्तराखंड है और गोवा है। गोवा में पिछली बार सबसे ज्यादा सीट होने के बावजूद भी वो सरकार नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि जो इंचार्ज कैबिनेट में जो इंचार्ज हमारे पार्टी के दिग्विजय सिंह। दिग्विजय जी थे, वो वहां पे वो अपने निजी यात्रा पे गए थे या पॉलिटिकल यात्रा पे गए थे, यही लोग समझ नहीं पा रहे थे और हारी हुई बाजी, जीती हुई बाजी हार गई। कांग्रेस अक्सर जीती हुई बाजी हारती है, चाहे बिहार के चुनाव देखो, कई जगह हमने देखा। दूसरा, कांग्रेस के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा, कांग्रेस ने हमेशा केंद्र में सत्ता बनाए रखने का सपना देखा कि हम केंद्र में बनाए हैं, राज्यों में कभी उत्तर के भरोसे, कभी दक्षिण के भरोसे, कभी उत्तर दक्षिण के भरोसे। इसी चक्कर में कांग्रेस केंद्र में जुगाड़ सरकार बनाती रही और राज्यों में अपने हितों का बलि देती रही। यही कारण है बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, यूपी, एक के बाद एक राज्य जो है जहां कांग्रेस समाप्ति की तरफ जा रही है और आखिर में कांग्रेस आपको बचती है तो उत्तर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये 3 जगह पे। और उसके बाद आप केरल में जाइए, एक जगह कर्नाटक में कांग्रेस है लेकिन फिर अपोजिशन में है। तो ये तमाम जो छोटे पॉकेट में कांग्रेस बची है, उसको बचाने का वजूद अब बहुत जरूरी हो गया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो नई सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस आई है, वो एक सामूहिक नेतृत्व की बात करती थी, क्योंकि अहमद पटेल थे। अहमद पटेल के लीडरशिप में एक ये G23 जो है अभी, ये सब मिला के अपने अपनी दुकानें भी चला रहे थे और सरकार भी चला रहे थे।
लेकिन उसके बाद जो सुनामी आई नरेंद्र मोदी की, उसके सामने सब नेस्तनाबूद हुए। अब उसको टक्कर देने के लिए यहाँ एक तो अहमद पटेल नहीं है, उसके बाद वो G23 हंसिए पे लग गए हैं। कांग्रेस में एक संक्रमण का दौर है, जहां लीडरशिप चेंज का दौर है। वो भारतीय जनता पार्टी जैसी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है कि एक झटके में लीडरशिप चेंज हो जाती है और कोई ज्यादा वहां पे विरोध नहीं होता। यहाँ विरोध के सर राहुल गांधी को चांस दिया गया। राहुल गांधी को ये पप्पू है और ये फेलियर है, ऐसा प्रोजेक्शन कांग्रेस वालों ने ही किया, उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ था। उसके बाद प्रियंका जी को सामने लाया गया। और अब हम बात करेंगे इन 5 राज्यों की। इन 5 राज्यों में मुझे कांग्रेस, प्रियंका गांधी ने एक देखा कि कांग्रेस का वजूद उत्तर प्रदेश में नहीं है। 2012 में कांग्रेस के पास क्या था? 2012 में कांग्रेस के पास 11%, भले ही वोट 11-12% वोट था, 27-28 सीटें थी। उसके बाद 2017 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 6-6.5 पे वापस आ गया और सीटें 7 पर रह गई। उन 7 में से भी बहुत सारे लोग भाग गए। अब 1 या 2 ही सीटें या 3 सीटें उनके पास है नाम के लिए। ऐसे में कांग्रेस को वजूद यदि खड़ा करना है, कांग्रेस का प्रॉब्लम ये हो गया कि उत्तर प्रदेश को कांग्रेस ने कभी विधानसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शायद लोकल नेताओं के भरोसे छोड़ दिया। प्रमोद तिवारी जैसे नेता जो सत्ता पक्ष के गोद में बैठ के विपक्ष चला रहे थे, विपक्ष की भूमिका कांग्रेस कभी ठीक ढंग से पार कर ही नहीं पाई। लेकिन जब प्रियंका गांधी स्वयं उतरी तो उन्होंने एक बात जरूर देखी कि पिछले कई चुनाव से हमने देखा कि महिलाओं का एक वोट बैंक अपने आप में डेवलप हुआ है। चाहे सबसे पहले उड़ीसा में बिजू जनता दल यदि सत्ता में है तो लगातार महिलाओं के मतदान से है, और उनका बजट भी देखिए कितना परसेंटेज वो देते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार ने उसको लाइन को टो किया महिलाओं के लिए विशेष। और उसके बाद पिछली लोक विधानसभा में यदि यूपी में ट्रिपल तलाक की वजह से मुस्लिम महिलाओं को जो भारी तादाद में समर्थन मिला, वो भी एक बीजेपी की जीत का कारण है। तो उन्होंने 40% टिकटें का अनाउंस कर दिया। लेकिन प्रियंका गांधी ये बात भूल गई कि प्रियंका गांधी की पार्टी ये नेशनल पार्टी है। जब उन्होंने 40% यूपी में घोषित किया, भारत के हर कोने में महिला कार्यकर्ताओं की आशा प्रफुल्लित हुई। उनको लगा कि ये सब हमको भी मिलेगा। लेकिन हुआ यूं कि 40% आपने यूपी में दे दिया, पंजाब में आज मैं देख रहा था वो 10% है और उत्तराखंड में 7% है महिलाओं का। तो कहीं ना कहीं पूरे देश में महिला ठगी सी महसूस करती है। आज उत्तर प्रदेश में आपने कहा कि ये बाइपोलर शुरू हो गया और बाइपोलर ही एंड हो रहा है। बिल्कुल आपका ये जो आकलन है बहुत सही है, क्योंकि वहां एक तो पूरे 4.5 साल 5 साल तक वहां उत्तर प्रदेश में विपक्ष दिख ही नहीं रहा था। योगी जी का जो विपक्ष था वो उनके अपने बीजेपी के विधायक थे। 150 विधायक योगी जी के खिलाफ धरने पे बैठते तो विपक्ष कहां था तब? ये तो कुकुर मुत्ते जैसे चुनाव के समय आ गए, लेकिन उसके बाद भी जनता का जो मोहभंग हुआ सरकार के प्रति, तो जो जनता रास्ते में विरोध में उतरी है उसको नेतृत्व ऑटोमेटिक अखिलेश को मिल रहा है। ये अखिलेश की खुशकिस्मती है। ये कोई अखिलेश का कैडर नहीं जो अखिलेश के साथ है। लेकिन आपने भले ही, लेकिन जो लिस्टें जो सूचियां आ रही है उम्मीदवारों की, उसमें मुझे फिर बीएसपी एक इंटेलिजेंट गेम खेलती हुई दिखाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी ने खासकर उत्तर प्रदेश में जो सीटें दी है, उन सीटों से बीजेपी और समाजवादी पार्टी को पसीना जरूर लाया है। तो तब सीटें डिस्ट्रीब्यूशन में और उम्मीदवारों के चयन में बीएसपी सबसे आगे है। उन्होंने बता दिया वो भले ही सीट कम मिल सकती है लेकिन वो फाइट में आ गई। दूसरी ओर आयाराम गयाराम की जो संस्कृति है, उस संस्कृति से प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जिसको हम कहते हैं, वो अखिलेश के पास हो गया है। हर कोई अखिलेश के साथ जाना चाहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ये चुनाव के जो यदि थोड़ा सा मैं डाटा पे चला जाऊं तो पिछले 10 साल के यदि हम डाटा देखें तो, या पिछले 3 चुनाव के हम लोग देखें कि जो लोग वेदरकॉक होते हैं, जिनको हम मौसमी वैज्ञानिक कहते हैं कि वो देखते हैं किधर, तो वो लोग जिधर जिधर जाते हैं। जैसा पिछली बार जो लोग माइग्रेट करके गए बहुजन समाजवादी पार्टी में 2012 में, उसमें से 80% लोग चुनाव 100% लोग जीत गए। उसके बाद जब बीजेपी में पिछली बार जो माइग्रेट होके आए उसमें से 80% जीत गए। 70% अखिलेश 2017 में जब अखिलेश 2012 में जब अखिलेश आए तो अखिलेश के समय जो लोग अखिलेश के साथ जुड़े दूसरे पार्टी से आके वो जीत गए। लेकिन बाय एंड लार्ज नए लोगों को जीतने का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है जी। मतलब 70 से 80% का एवरेज आता है पिछले 10 साल का यदि आप देखें तो नए। बीजेपी इस बार, जैसा कि हमेशा बीजेपी का वो मास्टर स्ट्रोक होता है, मैसिव मसाकर करती है टिकटों में।
और नई उम्मीदवार लाती है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य, सैनी, चौहान, इनके जाने से बीजेपी थोड़ी सी बैकफुट पे आ गई और उन्होंने अपने जो उम्मीदवार बदलने का जो सोचा था उसमें ब्रेक लगा दिया। एक जो 100-150 उम्मीदवार बदलने थे उसकी जगह पे मुझे लगता है 60-70 ही उम्मीदवार बदले जा रहे हैं। तो जो एंटी इनकम्बेंसी उम्मीदवारों के खिलाफ है वो इस बार बीजेपी को भुगतनी पड़ रही है। लेकिन फिर हम कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कांग्रेस मुझे कहीं किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ती हुई नजर नहीं आती। कांग्रेस की घोषणा पत्र आता है, कांग्रेस एक 2 दिन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती है तो कांग्रेस एक्टिव हो जाती है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, आपने बोल दिया, ठीक है। उसके बाद जो एक बार नेता ने कुछ बोल दिया और उस कैंपेन को कैरी करने के लिए जो आपके पास व्हीकल्स होते हैं, जो वाहक होते हैं, वो वाहक दिखाई नहीं देते। बूथ लेवल पे आपके पास लोग नहीं है। मैं जब लखनऊ गया तो मैंने कहा कि बनारस में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी प्रियंका जी के भाषण में, 1 लाख 1.25 लाख लोग आए थे। उन्होंने कहा लोग तो आए थे, इनको बूथ पे लेके कौन जाएगा? बूथ पे ले जाने के लिए आपके अशोक जी, इसी में मैं और जोड़ दूं, जो पहले जैसा आप भी कह रहे हैं कि ये उम्मीद थी, पहले लोगों ने कहा था 35 से 40% लोगों के टिकट कटेंगे और ये सारे सोर्स कह रहे थे, लेकिन अब वो प्रतिशत करीब 20% रह गया है। जैसा आपने कहा कि 50-60, 303 है तो उसमें से 50-60 का कटेगा, तो ये भी एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। लेकिन एक समस्या मैं फिर से कांग्रेस पे इसलिए आ रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि 2024 का अगर कोई फाइनल होता भी है तो उसका एक अहम किरदार अगर कांग्रेस नहीं निभाएगी तो वो कुछ वॉकओवर टाइप बाकी लोगों के लिए हो जाएगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। नहीं, मैं इस बात को मानता हूं, और खासकर उत्तराखंड में कांग्रेस चुनाव जीतने की स्थिति में है। पंजाब में कांग्रेस वापस आ सकती है, ये चीजें हैं। लेकिन फिर वहां टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत घमासान हो रहा है और वो हारी हुई जाति, मैंने हमेशा बोला जीती हुई बाती हारना कांग्रेस से सीखता है कोई। तो उत्तराखंड में अभी तो आज की डेट में टिकट बंटवारे के बाद भी एज दिख रहा है, लेकिन अब 11वें तौर पे क्या होता है, कैसे मतदान होता है। और फिर उसके बाद मुझे एक बहुत वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस के कहा कि 70 का हाउस है उत्तराखंड का, हमको मिनिमम 45 सीटें लानी होगी तब हम सरकार बना पाएंगे। तो मैंने बोला 45 क्यों, आप तो 36-37 पे भी बना सकते हैं। उन्होंने कहा 36-37-40 भी हमारे पास आ गई तो बीजेपी सरकार बना लेगी, क्योंकि बिकने के लिए कांग्रेस वाले पहले ही तैयार हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस में संगठन और संगठन की जो पकड़ होती है वो खत्म सी हो गई है, फ्री फॉर ऑल हो गया है। राहुल के कोटरी है एक, जो वहां अलंकार, बैजू और कौन कौन ऐसे ये लोग थे, इन लोगों ने सरकार पूरा पार्टी चलाने का प्रयास किया। वेणुगोपाल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, केरल जैसे छोटे राज्य में अपना राज्य जितवा के नहीं लाते, वो क्या लाएंगे? एक जो मीडिया इंचार्ज है वो बेचारे अभी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है कर्नाटक के, वो अपना डिपॉजिट जब्त होता है हरियाणा में उनका खुद का, और वो अब कर्नाटक वालों को बताएंगे कि सरकार कैसी लड़ी जाती है। तो ये दुर्भाग्य है, क्योंकि कोई जनरल सेक्रेटरी पार्टी के इतना वजूद नहीं रखता कि जिस राज्य से वो आता है उस राज्य में वो एक छत्र राज करे। तो यहाँ पे सब पिग्मीज है, और जब पिग्मीज इकट्ठा होते हैं तो फिर आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि आपकी लड़ाई जो है एक सशक्त संगठन के सामने है। आपकी लड़ाई एक ऐसे मनी पावर, मसल पावर और एजेंसीज पावर के, नया जो पावर आ गया है एजेंसियों का, इस पावर के साथ आपको लड़ना है। तो एक सशक्त, जब आपके पास एक विरोधी होता है, उसकी लड़ाई आपको डबल शक्ति के साथ लड़नी होती है। लेकिन आप फिर लड़ते किसके होते? सामने से मशीन गन और राइफल्स आ रहे हैं और पीछे से आप पुराने जमाने की 303 या तलवारें लेके निकलोगे तो आप चुनाव नहीं जीत पाओगे। उत्तर प्रदेश में भी संगठन कहाँ है? आज भी मैं पूछता हूँ संगठन कहाँ है उत्तर प्रदेश में? एक जो प्रियंका गांधी के आसपास जो 2-3 लोग हैं अपॉइंटमेंट रखते हैं, वो लोग तय करते हैं कि हम कौन टिकट देगा और क्या टिकट लेगा। यही कारण है कि एक महिला जो पोस्टर गर्ल थी उस घोषणा पत्र की, उसने आरोप लगाया कि मेरे से पैसे मांगे गए टिकट के लिए, मैं ओबीसी हूं इसलिए मेरा टिकट काटा गया। तो जब ये ऐसे सामने बातें आती है तो कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट है लीडरशिप का और मतदाताओं का, डिस्कनेक्ट है ग्रासरूट वर्कर का और लीडरशिप का। वो डिस्कनेक्ट जब तक कनेक्ट नहीं होता तब तक आप इसको बड़ा ये नहीं मान सकते। हो सकता है कि इस बार जो मेहनत कर रहे हैं, मुझे मतलब आज 6%, 6.5% वोट है पिछले चुनाव का, यदि हम देखें विधानसभा में, उसको कम से कम मरी हुई हालत में वो 17-18% तक पहुंच गया तो लोकसभा के समय हम ये सोच सकते हैं कि 2 साल यदि प्रियंका गांधी लगातार कैंप करके ही बैठे लखनऊ में और 17% का उसका वोट शेयर हो, वो 17 का 22-23 तक ले जाते हैं,
तो आने वाले लोकसभा चुनाव में 80-82 सीट में से 15 से 16 सीटें आप कॉर्नर कर सकते हो। ये स्थिति आप बनती है जब ये हो। लेकिन मुझे 6 से 16% या 10% का जंप करता हुआ वो परसेंटेज नहीं दिखाई देता। वोट परसेंट बीजेपी का कम होगा, लेकिन यदि समाजवादी का बढ़ता है या बीएसपी का वोट परसेंटेज बढ़ता है तो फिर शेयर होल्डिंग में कांग्रेस कहां रहेगी। कांग्रेस को जब तक अपना संगठन पूरा नहीं करते तब तक मुझे नहीं लगता कांग्रेस का वह पुनर्जीवित सही मायने में होगा। नहीं तो ये चुनावी मेंढक है। बरसात आती है, मेंढक टराव टराव करना शुरू कर देते हैं। चुनाव आते हैं, नेता खादी पहन के बाहर आ जाते हैं। चुनाव खत्म हो जाते हैं, ड्रेस अंदर चली जाती है, वो धंधे पे उतर आते हैं। मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा था क्योंकि यहाँ ही मैं देख रहा हूं, कांग्रेस का सबसे बड़ा जो विपक्ष और विरोधी है वो कांग्रेस में ही है। मतलब आपस में आप किसी स्टेट में देख लीजिए, आप पंजाब देख लीजिए, अगर पंजाब हारेंगे तो कांग्रेस वाले अपनी वजह से हारेंगे, उत्तराखंड हारेंगे तो अपनी वजह से हारेंगे, गोवा हारेंगे तो अपनी वजह से हारेंगे। और उत्तर प्रदेश में मैं एक चीज आपको, जो आपने कहा उसी बात को जरा मैं जोड़ दूं, जो आपने कहा ना टिकट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, टिकट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले खुद कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़े हैं, खुद जीवन में चुनाव नहीं लड़े हैं। और वो कोई कहीं छत्तीसगढ़ से आ गया है, कोई दिल्ली से आ गया है, और सिर्फ उनकी क्वालिफिकेशन ये है कि वो शीर्ष नेतृत्व के कान में बात कर सकते हैं, और वो यहां बैठ के, मतलब वो इस तरह से, मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको बताऊं। एक यूपी में एक रामकृष्ण द्विवेदी थे जिन्होंने टीएन सिंह को जब एज चीफ मिनिस्टर हराया था मानी राम से गोरखपुर से। उनकी 85 साल उम्र थी, आपने उनको पार्टी विरोधी, पार्टी की गतिविधियों की वजह से 80 साल की उम्र में निकाल दिया। ना वो कोई टिकट मांगते थे, ना आपको पुराने लोगों को जोड़ने का आपके पास है ही नहीं। सत्यदेव त्रिपाठी बड़े नेता थे, स्टूडेंट यूनियन इलाहाबाद के अध्यक्ष थे, यहाँ पे एमएलए थे, मंत्री थे, मुलायम सिंह से लड़ते रहते थे, वो कांग्रेस में पिछले 40 साल से थे, उनको आपने निकाल दिया। तो ये आपको सुन के ताज्जुब होगा, जो अभी एक सबसे बड़ा मुझे लगता है कि इस समय का कांग्रेस का सबसे बड़ा झटका, जो जिसकी आशंका आज ही मुझे वो है, जो राज बब्बर साहब की बहुत कस के बात चल रही है कि वो सपा में जा रहे हैं, क्योंकि वो मूल रूप से, और वो इससे पहले यहाँ के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको वो इज्जत ही नहीं दी जा रही है पूरे उसमें। मैं ऐसा मानता हूं कि प्रियंका गांधी जी के और राहुल गांधी जी के बाद अगर उत्तर प्रदेश के आज किसी चौराहे पे जाके राज बब्बर खड़े हो जाएं तो कम से कम 200, 400, 500 आदमी आके उनको सुनेंगे बिना उसके। लेकिन आप उनको वो, तो मैं जो आपसे समझना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की मूल समस्या उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का सेटल ना होना है। एग्जैक्टली, क्योंकि आपको ये पता नहीं है ऊपर प्रियंका जी की सुनना है, सोनिया जी की सुनना है कि राहुल जी की सुनना है। एक तो पावर है नहीं, आनंद जी, बने हास्यास्पद बात है, पावर है नहीं, और 3 पावर सेंटर है, और ये 3 पावर सेंटर के नीचे 10-10 पावर सेंटर है। तो सोनी जी के 4 लोग, प्रियंका जी के 6 लोग, राहुल गांधी के 4 लोग, ये अलग अलग राजनीति चलाते हैं, मीडिया को अलग ब्रीफ करते हैं। हर आदमी कहता है कि भैया राहुल जी तो नहीं कर रहे, जो कुछ है प्रियंका है। और राहुल जी के लोग आते हैं, बोलते अरे प्रियंका जी को तो परसों राहुल जी ने डांट दिया, वो तो राहुल जी सब कुछ है। बाद में कोई सोनिया जी का आता है आदमी, वो कहता है अरे राहुल जी को तो पता भी नहीं था, सोनिया जी ने आदेश निकाल दिया। तो आम वर्कर के लिए, अब मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं, और ये महाराष्ट्र का, आपको हास्यास्पद लगेगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस समाप्ति की ओर है। महाराष्ट्र में बिहार और यूपी जैसी कांग्रेस की स्थिति होने जा रही है। एक मालेगांव जैसी जगह है जहां कांग्रेस की नगरपालिका आज भी जिंदा है, जब से आजाद हो गई तब से उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ी नहीं। कल 26 जनवरी के दिन 27 के 27 कारपोरेटर ने पार्टी छोड़ के राष्ट्रवादी कांग्रेस ज्वाइन कर ली, और उन्होंने कहा कि हम अकेली कारपोरेशन है, हम लगातार अपने भरोसे जीत के आते हैं, हम कांग्रेस का झंडा यहां पे खड़ा करके बैठे हैं। लेकिन विलासराव देशमुख की मृत्यु के बाद कोई नेता हमको फोन तक नहीं उठाता हमारा। उन्होंने कहा नाना पटोले हमारे अध्यक्ष है, 2 बार कार्यक्रम देने के बाद, हमने तैयारी करने के बाद वो आए नहीं। जब हमको तवज्जो नहीं देते, जब हमारी इज्जत ही नहीं कोई, तो हम उस पार्टी में जाएंगे जहां इज्जत है। और स्टॉक बैरल में, लॉक स्टॉक बैरल में पार्टी की पार्टी पूरी मालेगांव कांग्रेस खत्म हो गई और एनसीपी हो गई। ये एक उदाहरण मैंने दिया। ऐसा उत्तर प्रदेश में सैकड़ों जगह है। उत्तर प्रदेश में कई लोग हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस में रह के करेंगे क्या, किसको कहेंगे। जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है आनंद साहब, जिसने जमीन में अपनी जगह बनाई है, लोगों के काम किए हैं, लोगों के बीच में पॉपुलर है, वो क्या लगता है आपको, किसी सचिन सिंह और कोई संदीप सिंह और कोई संदीप कुमार,
इनके यहाँ घंटों बैठा रहेगा ये बोलने के लिए कि मैडम का समय मिलेगा। और वो जो कल का लड़का जिसको कोई मतलब नहीं है पार्टी का, जिसको इतिहास मालूम नहीं है, वो तय करेगा प्रियंका जी से कौन मिलेगा, राहुल जी से कौन मिलेगा। और ये जो जी बीच वाले दलाल है, इन दलालों ने बाकी बचा हुआ पार्टी खत्म कर दी है। और इन नेतृत्व को यह समझ में नहीं आता अपने पास लोग जाते क्यों हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में यदि आप इतिहास देखिए पिछले 10 साल में, तो करीब करीब 200 विधायक, 174 विधायक पार्टी छोड़ के चले गए हैं। 174 कांग्रेस के लोग छोड़े गए हैं। प्रियंका जी के ज्वाइन करने के बाद, प्रभार लेने के बाद 24 बड़े कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ के विभिन्न दलों में गए हैं। ये पलायन क्यों है? आप ये कहते हो कि जो डरे हुए लोग जाते हैं। अरे जिन लोगों ने संघर्ष किया पार्टी का, उनको क्या बताते हो आप डरे हुए लोग? वो डरे हुए लोग नहीं है, वो आपसे पीड़ित है, वो उत्पीड़ित है, उनको भविष्य भी नहीं चाहिए पार्टी का। आपने जिसको कहा जिसके 80 साल की उम्र है उसका क्या भविष्य, क्या वो क्या चाहता है? लेकिन वो सवाल उठाएगा, वो कहेगा कि पार्टी ठीक ढर्रे पे नहीं चल रही है। जब वो सवाल उठाता है तो उसको आप एंटी पार्टी एक्टिविटी करते हो। तो कांग्रेस ने किसी ने समाप्त नहीं किया। ये 180 साल पुरानी पार्टी, किसी की औकात नहीं थी इसको समाप्त करें। जितनी रीजनल दल है इस क्षेत्र में, चाहे आप तमिलनाडु से लेके जम्मू कश्मीर तक आइए, इसकी सबकी उगम स्थली कांग्रेस है। ये कांग्रेस से ही नाराज होके गए। यही ममता बनर्जी कांग्रेस की यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थी बंगाल की, लेकिन उसके रोने पे वो आके यहाँ चिल्लाती थी, वो लड़ती थी कि अरे भाई हम लेफ्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं, मदद करो। किसी ने मदद नहीं। वो अपने बलबूते पे उसने पार्टी लॉन्च करके मदद की और आज देखिए सत्ता में 15वें साल में सत्ता में इतिहास रच रही है। तो कांग्रेस को एक पीछे देखना चाहिए कि आपके पास से आंध्र क्यों गया, आपके पास से कर्नाटक क्यों जा रहा है, आपके पास से तेलंगाना क्यों गया, आपके पास से महाराष्ट्र क्यों जा रहा है, गुजरात में आप थे, गुजरात खत्म क्यों हो गया, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ सब आपका निपटारा क्यों हो रहा है, मध्य प्रदेश में आप चुनाव जीतने के बाद कैसे हार सकते हो, राजस्थान में जो सचिन पायलट आपका रोज सरकार गिरा रहा है उसको आप स्टार प्रचारक बना के लाओगे, तो फिर वो जो कार्यकर्ता है जो सचिन के विद्रोह के खिलाफ लड़ता है वो ठगा सा महसूस करता है। जिस आदमी ने पार्टी का टिकट नहीं मिलने पे पिछली बार पार्टी का ऑफिस तोड़ा देहरादून में और राजीव गांधी के पुतले को जूते से मारा है, उस आदमी को इस बार टिकट दिया गया। तो उसने राजीव गांधी के पुतले को मारा करके उसके ऊपर हाथ उठाने वाले जो कार्यकर्ता है वो आज ठगे से महसूस करते हैं। जी उसके खिलाफ धरना देने वाले कार्यकर्ता ठगा सा महसूस करते हैं। मैं चलते चलते अशोक जी एक अंतिम प्रश्न ब्रीफ में, क्योंकि अगर जैसे एक अखिलेश यादव जी को एक जरूर फायदा मिल रहा है, जो अभी तक टीना इफेक्ट होता था मोदी जी के लिए कि देयर इज नो अल्टरनेटिव, उसी तरह से अखिलेश जी का जो बीजेपी से गुस्सा वोट है या जो बीजेपी को वोट नहीं करना चाहता है, वो झक मार के जैसे हो रहा है ना, उनको अखिलेश यादव की तरफ जा रहे हैं कि भाई इसी को जिता दो, यही हरा सकते हैं। मैं एक प्रश्न यह है कि अगर कांग्रेस अगर अच्छा करती है, मान लीजिए उसका वोट जैसा आप कह रहे हैं 6% से 12%, 18% बढ़ता है, तो आपको क्या लगता है किस वोट में सेंध मारेगी? और अगर 6 से कम होता है तो आपको क्या लगता है इसके वोट कहां भागेंगे? नहीं, इसके वोट भागेंगे तो समाजवादी पार्टी में भागेंगे, ये बात तय है, क्योंकि वो जीतने वाला वो फ्लोटिंग वोट होगा। और यदि इनके पास वोट आएंगे तो वो बीजेपी से आएंगे, वो थोड़ा बहुत बहुजन समाज पार्टी से भी आएंगे, दलित वोट जो पुराने हैं। मुसलमानों के वोट इस बार किसी को मिलेंगे नहीं ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मुसलमानों ने तय कर लिया, वो साइलेंट बैठा है। इस बार पहली बार उत्तर प्रदेश का मुसलमान साइलेंट बैठा है। वो योगी को बदलने के लिए वो एक मुश्त वोट डालेगा समाजवादी पार्टी को, इसलिए वो चाहे आप ओएसी को ले आओ, किसको भी ले आओ, ये वोट डिवीजन होते हुए मुझे दिखाई नहीं देता। लेकिन एक बात जरूर है कि पार्टी को ये मालूम है कि वो उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पा रही है, नहीं बनाएगी। लेकिन यदि उत्तराखंड और पंजाब और गोवा में सरकार बना लेती, ऐसे में गुजरात के जो चुनाव आने वाले हैं आगे, उसमें पार्टी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और यदि ये 18% पर वोट पहुंचता है तो फिर आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी के लिए टीना फैक्टर नहीं रहेगा, मोदी के लिए कांग्रेस फैक्टर हो जाएगा सामने, क्योंकि वो लोकसभा के चुनाव है, वहां क्षेत्रीय दल पीछे हो जाएंगे, फिर कांग्रेस सामने आ जाएगी। कांग्रेस जब यूपीए की सरकार बनाती है तो 20 से 22 सीटें तब भी उनको उत्तर प्रदेश से थी। उत्तर प्रदेश से यदि 20-22 सीटें आए, 4-5 सीटें यदि उनको बिहार से मिले, भले ही गठबंधन में मिले, और ऐसा यदि हर राज्य में छोटी छोटी बात है, तो किसी भी हालत में कांग्रेस को 150-160 तक भी कांग्रेस पहुंचती है तो आने वाले समय में यूपीए की सरकार बनती नजर आती है, यदि कांग्रेस का इन दो राज्यों में परसेप्शन बनता है। यदि कांग्रेस इन दो राज्यों में भी चुनाव हार जाएगी तो फिर परसेप्शन ही खत्म हो जाएगा, फिर आपको यहाँ 18% वोट भी
फिर आने वाले लोकसभा में आपको कोई मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोगों का परसेप्शन हो जाएगा ये कहां से आएंगे, ये कहीं है तो नहीं, तो फिर इनको क्यों दे। जी जी। तो इनका क्योंकि उत्तराखंड पंजाब जीतना अनिवार्य है। ये 2 सीटें जीतती है तो इसका इम्पैक्ट गुजरात पे पड़ेगा। इसका आने वाला जो राष्ट्रपति चुनाव है उसमें यदि इम्पैक्ट पड़ गया, और राष्ट्रपति यदि अगला जुलाई 25 को राष्ट्रपति का चुनाव है, जुलाई महीने में, 3rd वीक में, ऐसे में यदि राष्ट्रपति के लिए बीजेपी को यदि फिर विपक्ष के साथ बैठ के एक साझा उम्मीदवार देना पड़ा, तो उसका भी जनमानस पे एक मैसेज जरूर जाता है कि अब ये बैकफुट पे आने लगे हैं। क्योंकि बंगाल के चुनाव का जो डेंट है, वो डेंट यूपी के चुनाव हारने पे और गहरा हो जाएगा। पंजाब और उत्तराखंड से वो नासुर बन जाएगा जी। बीजेपी क्योंकि के लिए। चलते चलते हाँ, मैं एक और है, जैसा आपने कहा, अगर यूपी से 15-20 सीटें आती हैं कांग्रेस की, तो बीजेपी की 20 सीट नहीं कम होती है, बीजेपी की कम से कम 50-60 सीट कम होती है, क्योंकि सपा और एग्जैक्टली बसपा का भी एक कहीं ना कहीं रोल रहता है exactly. यूपी। और ये वही वही परसेप्शन की, आनंद जी, ये जी परसेप्शन की लड़ाई है। जी यदि आज आज यदि कौन कहे 3 राज्यों में, मतलब छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सरकार है, पंजाब में है, उत्तराखंड में सरकार है, इन 4 राज्यों में सरकार होती है तो एक बल मिलता है। जी आने वाले समय में गुजरात में यदि सरकार बन जाती है तो वो एक बल मिलता है कि अरे इतने राज्यों में, और गुजरात में सरकार बनने के बाद तो फिर 2024 का इतिहास ही कुछ अलग हो जाएगा, घर में घुस के मारा, ये जी टाइप की बात हो जाएगी। जी तो जो जी मतदाता है, जो फेंस सीटर है, आईसीडीएस का सर्वे कहता है कि 25% मतदाता उत्तर प्रदेश में वर्तमान में फेंस सीटर है। ये फेंस सीटर, जहां हम 3% स्विंग पे सरकारें बदलने की बात करते हैं, वहां 25% फेंस सीटर, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यदि ये 25% फेंस सीटर जो अभी किसी को कमिटेड नहीं है, वो सिर्फ देखेगा कि कौन विनेबिलिटी की तरफ जाता है, यदि वो उधर मुंह हो गया तो आपको क्लीन स्वीप मिलने में, अभूतपूर्व स्वीप मिलने में मदद करेगा। उस 25% में कांग्रेस अपने के लिए 1% भी नहीं सोच सकती, क्योंकि कांग्रेस रेस में है नहीं। लेकिन कांग्रेस महिलाओं के बलबूते पे, आदि शक्ति, नारी शक्ति, ये जो तमाम बातें हैं, महिलाओं का घोषणा पत्र है, इसके बलबूते पे यदि मरी हुई हालत में भी कांग्रेस ने 6% से 18-20% या 15-17% भी अपना वोट शेयर लिया, तो 2024 में कॉन्टेस्ट ओपन है। नहीं तो फिर टीना, जो आपने कहा, वो मोदी के लिए वही फैक्टर होगा, टीना। जी। चलते चलते बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। और मैं ये भी बता दूं, कांग्रेस के पक्ष में एक बड़ी बात ये थी कि कांग्रेस पिछले 2-4-5 साल में प्रियंका गांधी ने कम से कम लड़ती हुई दिखाई दे रही थी। हाथरस हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे कहीं, वो जाके पहुंचती थी, क्योंकि विपक्ष का कोई व्यक्ति मैंने जेल में जाते हुए नहीं देखा या गिरफ्तार। कम से कम वो काम तो प्रियंका कर रही थी। अब वो उसको कितनी जज्बात से और कितनी मेहनत से कहां तक पहुंचाएंगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी समय देने के लिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद।